स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 एपिसोड 67 टाइटल हर जगह सोना। जब अग्नि की आपदा हुई तो विभिन्न गुटों ने कार्रवाई शुरू कर दी। आदर्श का दल जो वर्तमान में ड्रिफ्टिंग सैंड रिवर में था पूरी तरह से अनजान था कि लोगों का एक बड़ा झुंड नॉर्थ बर्निंग वैली की ओर भाग रहा था। फिलहाल यह दल की चिंता का विषय नहीं था क्योंकि ड्रिफ्टिंग सैंड रिवर में डीमन बीस्ट अचानक उत्तेजित हो गए थे। यदि वे ड्रिफ्टिंग सैंड रिवर में और अधिक समय तक रहे तो राधा का ब्लेसिंग एलिमेंट भी सफेद रेत के राक्षसों के खिलाफ बेकार हो जाएगा। धिक्कार है, यहाँ क्या चल रहा है? आहन ने अप्रिय रूप से श्राप दिया। सबसे पहले वे उत्तरी जलती घाटी में अग्नि आपदा द्वारा लगभग भस्म कर दिए गए थे और जब वे अंत में ड्रिफ्टिंग सैंड रिवर में वापस आ गए तो यहाँ के डीमन बीस्ट नियंत्रण से बाहर हो रहे थे। क्या हम वापस जा रहे हैं? नॉर्थ बर्निंग वैली जा रहे हैं? हमें अब फैसला करना है, समीर ने कहा। अब वापस मुड़ने के लिए बहुत देर हो चुकी है। हमें जल्द से जल्द बर्निंग वैली की ओर जाना चाहिए, राधा ने भुएं चढ़ाते हुए कहा। भीड़ ने राधा के शब्दों को सुनकर अपने दिल को आधा ठंडा महसूस किया। अग्नि आपदा ने उनकी प्रारंभिक योजना को पूरी तरह से बाधित कर दिया था। वह स्थान उनकी अपेक्षा से कहीं अधिक खतरनाक था। आदर्श की राय में जब फ्लेम बेले का अस्तित्व अभी भी अज्ञात था तब हर किसी के जीवन को खतरे में डालना इसके लायक नहीं था। जैसे भले ही लविशा ने साहसिक कार्य जारी रखने पर जोर दिया था, बाकी सभी ने फ्लेम बेले की खोज में रुचि खो दी थी। उनके आश्चर्य के लिए ड्रिफ्टिंग सैंड रिवर भी विद्रोह कर रही थी क्योंकि राधा का ब्लेसिंग एलिमेंट अपना प्रभाव खोता दिख रहा था। उनके वर्तमान स्थान से वापस दुनहुआंग की दूरी कम से कम 10 किलोमीटर थी। बचा हुआ समय उनके लिए सुरक्षा तक पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं होगा और वे सबसे अधिक संभावना ड्रिफ्टिंग सैंड रिवर के बीच में फंस जाएगी। वे एक छोटे से क्षेत्र में सफेद रेत के दिग्गजों से निपटने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन भगवान जानता था कि ड्रिफ्टिंग सैंड रिवर के केंद्र में कितने सफेद रेत के राक्षस दिखाई देंगे। एक बार जब साइकिंग एलिमेंट ने अपना प्रभाव खो दिया तो सफेद रेत के राक्षस आसानी से अपनी संख्या के साथ दल को कम कर सकते थे। अब वापस जाना संभव नहीं है। हमारा एकमात्र विकल्प नॉर्थ बर्निंग वैली है। आशा करते हैं कि अग्नि आपदा फिर से नहीं होगी, आदर्श ने कहा और उसने जल्दी से फोन किया। चिंता न करें, अग्नि आपदा साल में 2 बार नहीं होती है और मुझे लगता है इस बार और भी लंबी होंगी, लविशा ने आत्मविश्वास से कहा। हम बाद में बात करेंगे, चलो इस भयानक ड्रिफ्टिंग सैंड रिवर को छोड़ दे, चुटकी ने कहा। दल तेजी से आगे बढ़ा। राधा वर्तमान में स्विफ्ट स्टार वुल्फ की पीठ पर अपनी आंखें बंद करके बैठी थी, पूरी तरह से दल के लिए रास्ता साफ करने पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। उसके चेहरे पर पसीना स्पष्ट रूप से उस प्रतिरोध को दर्शाता है जो वह बेचैन सफेद रेत के राक्षसों से प्राप्त कर रही थी, क्योंकि उसने उन्हें शांत करने की कोशिश की थी। सौभाग्य से समूह ड्रिफ्टिंग सैंड रिवर में बहुत गहरे नहीं गया था। जल्द ही नॉर्थ बर्निंग वैली की बंजर भूमि उनके सामने आ गई। जब वे किनारे पर पहुंचे तो उन्होंने लाशों को के ढेरों के एक ढेर में ढेर होते हुए देखा जो हैरान कर देने वाला था। आदर्श को स्पष्ट रूप से याद था कि ड्रिफ्टिंग सैंड रिवर में भागने से पहले योद्धा स्तरीय किलिंग आर्मर बीस्ट इस क्षेत्र में घूम रहे थे। यह स्पष्ट था कि जीव झिझकते हुए आग से भस्म हो गए थे। ड्रिफ्टिंग सैंड रिवर में कूदने से पहले बिना किसी संघर्ष के संकेत के वे कंकाल में बदल गए थे। मुझे कहना है कि मैं इस जगह के साथ काम कर रहा हूं। अगर मुझे पता होता कि यह इतना डरावना था तो मुझे पीट पीट कर मार डाला जाता तो भी मैं आने के लिए कभी राजी नहीं होता, आहन ने कहा, जिसने महसूस किया कि उसकी रीढ़ में ठंडक जा रही है। किलिंग आर्मर बीस्ट एक सेना की टुकड़ी की तरह मजबूत थे, फिर भी उन्हें तुरंत हड्डियों के ढेर में जला दिया गया। यह स्पष्ट रूप से उजागर करता है अग्नि आपदा कितनी डरावनी थी। वहां एक छोटी लड़की की तरह कुतिया बनना बंद करो,
हम पहले से ही यहाँ हैं, लविशा को भी सुन सकते हैं और अच्छी चीजें खोजने की कोशिश कर सकते हैं, अन्यथा हम यहाँ तक पहुँचने के लिए उठाए गए सभी जोखिमों से संभवतः कैसे लाभान्वित हो सकते हैं। आदर्श ने मजाक उड़ाया। आसपास फायर एलिमेंट सोर्सिडो को खोजकर प्रारंभिक योजना का पालन करें। हालांकि अगर लविशा ने जो कहा वह सच था तो अग्नि आपदा के बाद कई नए संसाधन होंगे। इस प्रकार सोल्सीड्स की संख्या बढ़ जाएगी, जिससे फ्लेम बेले का पता लगाना कठिन हो जाएगा। चुटकी ने कहा, मुझे नहीं लगता कि यह हमारे लिए बुरी खबर है, राधा ने कहा, जो जानती थी कि हर कोई कितना घबराया हुआ था। राधा के शब्द सभी के लिए एक अनुस्मारक के रूप में काम करते थे। यह सही है कि उन्हें फ्लेम बेले की तलाश करनी पड़ी। यदि वे कुछ सोल सीड्स या कुछ फायर एलिमेंट संसाधनों को खोजने में कामयाब रहे, जो कि काफी दुर्लभ थे, तब भी यह उनके लिए एक जीत होंगी। इतना अच्छा अवसर मिलना दुर्लभ था। नॉर्थ बर्निंग वैली अभी अभी अग्नि आपदा से गुजरी थी। जैसे वे चीन के सबसे बड़े ब्राजीयर में यहाँ अकेले होंगे। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि वे अग्रणी थे, उपजाऊ भूमि की खोज कर रहे थे? जैसे ही उन्होंने सोने से भरे देश की कल्पना की, अग्नि आपदा के प्रति उनका भय तुरंत आधा हो गया। योजना के बारे में भूल जाओ, चलो चलते हैं। आहन भले ही मौत से डरता हो, लेकिन उसे पैसे से उतना ही प्यार था जितना उसे अपने जीवन से। यह शायद शिखावत परिवार में सभी के लिए एक विशेषता थी और यही कारण था कि परिवार बेहद अमीर था। जैसा कि उन्होंने कुछ प्रत्याशा के साथ नॉर्थ बर्निंग वैली में गहराई से प्रवेश किया, वे महसूस कर सकते थे कि वह स्थान अविश्वसनीय रूप से स्थिर था, क्योंकि वे किसी भी डीमन बिस्टो को अपनी दृष्टि के दायरे में घूमते हुए देखने में असमर्थ थे। 2 किलोमीटर की यात्रा के बाद आदर्श को पहले से ही जमीन की सतह पर कुछ सोल सीड पीस मिल गए थे। सोल सीड के 3 टुकड़े थे। आदर्श को स्पष्ट रूप से याद था कि इस तरह के प्रत्येक टुकड़े की बाजार में कीमत 300 से 800 हजार की कीमत थी। उसने जो सोल सीड के टुकड़े पाए थे वे उच्च गुणवत्ता वाले थे। वह आसानी से उनमें से प्रत्येक को 5 लाख में बेच सकता था। यदि वह जमीन से सोल सीड के टुकड़ों उठा पाता तो वह स्थान वास्तव में सोने से भरा हुआ था। ओह, यह हीरे से भरा होना चाहिए। आइए हम जितने संसाधन जुटा सकते हैं इकट्ठा करें, बाद में हम लाभ को आपस में बराबर बांट लेंगे, आदर्श ने कहा। सोल सीड के टुकड़े खराब नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि यह यहाँ और अधिक मूल्यवान चीजें हैं। आइए इस तथ्य का उपयोग करें कि हम सभी मूल्यवान संसाधनों को खोजने वाले पहले समूह हैं। हमें इस तरह की छोटी छोटी चीजों पर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, चुटकी ने कहा। आहन चौंका। वे स्कूल में एक दूसरे से लड़े थे और कुछ सोल सीड पीसेस के लिए रैंकिंग में ऊपर चढ़ने के लिए चुनौती देते थे। फिर भी वही सोल सीड पीसेस किसी तरह इस जगह पर सबसे कम मूल्यवान थे। जैसे ही कई सोल सीडों को खोजने का विचार आया या सोल सीडों की तुलना में अधिक मूल्यवान चीजें आहन के दिमाग में आई, वह तुरंत ऊर्जावान हो गया। आग की आपदा को देखने के बाद वापस जाने पर जोर देने वाले व्यक्ति से पूरी तरह से अलग व्यक्ति में बदल गया। वह अब दल से के सामने चमचमाती आंखों से चल रहा था। चुटकी ने कहा, तत्व संवेदकों को यहाँ रखे। आसपास कोई राक्षसी बीस्ट नहीं होना चाहिए। हम उन्हें यहाँ बड़ी दूरी तक विश्लेषण करने के लिए उपयोग करने के लिए सुरक्षित है। दूसरों को पता था कि यह केवल कुछ समय की बात है जब तक कि उन्हें कुछ सोल सीड नहीं मिले। उन्होंने एलिमेंटल सेंसर को जल्दी से सबसे कुशल गति से जमीन में गाड़ दिया जो वे संभवतः कर सकते थे। एक सोल सीड की कीमत 15 से 30 बिलियन के आसपास थी। फायर एलिमेंट वाले की कीमत औसतन 20 मिलियन से अधिक थी। अगर उन्हें उनमें से कुछ मिल जाते हैं तो हर कोई अमीर हो जाता है। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 एपिसोड 68। टाइटल, सोल सीड एक छोटा प्रवेश। अग्नि आपदा के कारण उत्तरी बर्निंग वैली में डेमन बिस्टों की संख्या में काफी कमी आई थी।
एलिमेंटल सेंसर के 2 घंटे तक जमीन के नीचे दबे रहने के बाद भी डीमन बिस्टों के उनकी ओर आकर्षित होने का कोई संकेत नहीं था। यह सबसे अधिक संभावना थी कि डीमन बीस्ट अभी तक अग्नि आपदा के डर से उबर नहीं पाए थे। राक्षस बीस्ट सभी अपनी मांद में छिपे हुए थे, सुरक्षा से बाहर आने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। जितने लंबे समय तक एलिमेंटल सेंसर को जमीन में रखा गया था, उतने ही आगे वे स्कैन करने में सक्षम थे, जो कि सोल सीड्स की खोज के लिए आवश्यक समय को बहुत कम कर देगा। 4 एलिमेंट सेंसर 4 अलग अलग दिशाओं में स्थित थे। दल ने आसानी से सही दिशा निर्धारित कर ली और जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए वे महसूस कर सकते थे कि मैदान गर्म होता जा रहा है। यह एक संकेत था कि वे एक सोल सीड के निकट आ रहे थे। यह बात है, समीर लविशा अपने अर्थ एलिमेंट का उपयोग करके जल्दी से यहाँ सोल सीड का पता लगाए, आदर्श ने उत्साह से दोनों से कहा। समीर काफी बोला था, वह कुछ भी करेगा जो आदर्श उससे कहेगा। अगर उसके पास कुदाल होती तो वह तुरंत खुदाई शुरू कर देता। लविशा बल्कि शांत थी। शायद वह जानती थी कि अग्नि आपदा के बाद बर्निंग वैली में पैदा होने वाली अन्य चीजों की तुलना में सोल सीड मूल्यवान नहीं थे। समीर पूरी तरह से तैयार था। जब वे उस स्थान पर पहुंचे तो वह जमीन खोदने का इंतजार नहीं कर सके। हालांकि लविशा ने धीरे से उसके कंधे पर थपथपाया, उस आदमी को संकेत दिया जो आगे देखने के लिए पास में कुछ सोना देखकर सोचने की क्षमता पूरी तरह से खो चुका था। एक क्षण पहले आगे की जगह रेत के बादल से घिरी हुई थी, जिससे दृश्यता बहुत कम हो गई थी। जैसे ही रेत का बादल धीरे धीरे साफ हुआ, इसने एक विशाल गड्ढा प्रकट किया, जैसे कि सामने एक उल्का पिंड निर्मित हो। गड्ढे का व्यास करीब 1 किलोमीटर था। यह एक छोटे से बेसिन के आकार का था, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से विशाल था। इसका भीतरी भाग बेहद सूखा था और इसकी सतह खुली हुई थी, जिसमें छोटे छोटे अंतराल से लपटें निकल रही थी। फ्लेम का भीतरी भाग पीले रंग का था, हवा में लहराते गेहूं के डंठल की तरह लग रहा था। पास में एक सोल सीड होना चाहिए, क्योंकि केवल एक सोल सीड ही आग का रंग बदलने में सक्षम था। समीर ने अविश्वास में अपनी आंखें रगड़ने से पहले आगे देखा। उन्होंने जमीन से लगभग 2 मीटर ऊपर गड्ढे के केंद्र में तैरते हुए एक येलो फायर एलिमेंट सोल सीड की खोज की। हालांकि समीर को पहले बहुत से सोल सीड नहीं मिले थे। सेना के अन्य लोगों ने हमेशा उल्लेख किया था कि सोल सीड का पता लगाना कितना मुश्किल था। उसने कभी सोल सीड के बारे में नहीं सुना था, जो किसी की आंखों के ठीक सामने था। नहीं है क्या? यह थोड़ा बहुत आसान नहीं है? समीर को इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। आदर्श किलोमीटर चौड़े गड्ढे के किनारे पर खड़ा था। यह स्पष्ट था कि फायर एलिमेंट सोल सीड ताजा उत्पादित किया गया था। सबसे अधिक संभावना है इस क्षेत्र में अग्नि आपदा बल की एक बड़ी मात्रा जमा हो गई थी। जमीन बल का सामना करने में असमर्थ थी, इसलिए इसके चारों ओर की जमीन धंसने और धंसने लगी। इसके अलावा इसने उस जगह को फायर एलिमेंट से भर दिया था। आदर्श ने पहली बार येलो फ्लेम्स देखी थी। वह नहीं बता सका कि इसका कैसा विशेष प्रभाव पड़ेगा। सामान्यतः प्रत्येक सोल सीड का कोई ना कोई विशेष प्रभाव होता है। रोज फ्लेम, जिसे आदर्श ने अपने फायर स्पिल के अटैक को 250% तक बढ़ा दिया था। अलग अलग सोल सीड्स के अलग अलग प्रभाव थे। कुछ उत्कृष्ट प्रभाव वाले कुछ उच्च मूल्यों पर बेचे जा सकते हैं। उदाहरण के लिए फ्लोइंग मड, जिसे समीर ने हासिल किया था, वह अर्थ एलिमेंट सोल सीड्स में बहुत उच्च गुणवत्ता वाला था। इसे लगभग 30 बिलियन की कीमत में बेचा जा सकता है। प्रत्येक सोल सीड में एक निश्चित स्तर की बुद्धि थी। पीला सोल सीड काफी जादुई लग रहा था। इस प्रकार वे इसे काफी अधिक कीमत पर बेचने में सक्षम होने चाहिए। पूरी जगह उन भूमिगत लपटों से ढकी हुई है जो आसानी से एक इंसान को जलाकर राख कर सकती है। वे किसी को भी जला देंगे जो इसे केंद्र में लाने की कोशिश करता है।
राधा ने धीरे से कहा। आहन और समीर एक साथ बेचैन आदर्श की ओर मुड़े। वह यहाँ एकमात्र फायर मैजिशियन थे, जिसका मतलब था कि उनके पास कुछ हद तक फायर रेजिस्टेंस होगा। आदर्श दूसरों के साथ चर्चा में समय बर्बाद नहीं करे। वह पीली लपटों से भरे गड्ढे में कूद गया। सोल सीड को हवा में खुला देखना अविश्वसनीय था, और इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह थी कि पास में एक सोल सीड की रखवाली करने वाला कोई प्राणी नहीं था। डीमन बीस्ट जैसे प्राणी अपनी शक्ति प्राप्त करने के लिए मनुष्य की तरह सोल सीड को परीक्षित करने में असमर्थ थे। उन्हें सोल सीडों की ऊर्जा का उपभोग करना था, और वे केवल उन्हें अपग्रेड कर सकते थे जब उनके शरीर पूरी तरह से उनकी शक्ति के अनुकूल होगी जाए। उन्हें अपनी शक्ति में बदल दिया। यह काफी लंबी प्रक्रिया थी। इस प्रकार जब भी कोई सोल सीड प्रकट होता है, तो यदि कोई राक्षस जानवर इसे पहले खोज लेता है तो वह सोल सीड की रक्षा करेगा। आदर्श छोटे बेसिन में गहराई में चला गया और जल्दी से केंद्र में आ गया। गड्ढे के पीले सोल सीड से कुछ दर्जन मीटर से भी कम दूरी पर वह रुका और सावधानी से अपने आसपास की जांच की। जब प्रकृति इतनी दयालु थी कि उसने आदर्श के सामने इतना कीमती सोल सीड डाल दिया, तो उसे ऐसा लगा जैसे कोई देवी जिसे वह प्यार करता था, उसने अचानक अपने कपड़े उतार दिए और बालों में कंघी करने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल किया। वह अत्यधिक प्रलोभन महसूस कर रहा था, लेकिन साथ ही यह भी चिंतित था कि जब वह आगे कूदेगा तो वह गीले सपने से जाग जाएगा। इसलिए यहाँ तक कि जब वह एक भूखे भेड़िए की तरह सोल सीड पर झपटने वाला था, तब भी वह अंतिम क्षण में अवचेतन रूप से झिझक रहा था। तेज लपटों के अलावा उसे आसपास कुछ नहीं मिला। उसकी रोज फ्लेम की अग्नि का अग्नि प्रतिरोध उसे आग की लपटों से मुक्त करने के लिए पर्याप्त था। अंत में उसने आगे बढ़ना जारी रखा और तुरंत अपने चेहरे पर अत्यधिक गर्मी महसूस की। आदर्श तुरंत अपने कौम मारियो की रक्षा के लिए इसके संघर्ष को महसूस किया। एकमात्र समस्या यह थी कि इसकी शुद्धता अर्थहीन थी, क्योंकि आदर्श के दुष्ट पंजे के खिलाफ कोई मौका नहीं था। आदर्श ध्यान से सोल सीड कंटेनर में रखा। आसपास की येलो लपटों की गर्मी के कारण कुछ असहज महसूस करने के अलावा प्रक्रिया काफी सहज थी। वह अभी भी कल्पना कर रहा था कि एक बार जब उसने सोल सीड को पुनः प्राप्त करने की कोशिश की, तो 3 सिर और 6 भुजाओं वाला एक राक्षस जमीन से बाहर आ जाएगा और लगातार उसका पीछा करेगा। सच तो यह था, कुछ नहीं हुआ। यह बिल्कुल विपरीत था, क्योंकि सोल सीड के कंटेनर के अंदर रखे जाने के बाद उसके चारों ओर की येलो लपटें धीरे धीरे बुझ गई थी। अब मेरा मानना है कि अग्नि आपदा वास्तव में इस जलती हुई घाटी में एक भव्य दावत आयोजित करने जैसा है। आहन ने आदर्श को इतनी आसानी से सोल सीड प्राप्त करते हुए देखा तो वह चिल्लाया। यदि इतना उत्कृष्ट सोल सीड इतनी आसानी से पाया जा सकता है, तो यह स्पष्ट था कि सोल सीड इस दावत में केवल एक छोटा सा प्रवेश था। परमेश्वर जानता था कि जब वे इस स्थान में और गहराई तक जाएंगे तो उन्हें किस प्रकार का खजाना मिलेगा। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।